that what are the main important points in the vector and why we are studying the vector. ये significance वाली बातें हमने बहुत की थी और कंक्लूजन ये था कि वेक्टर पूरा सीख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में वेक्टर्स को यूज करना है, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक प्रीवियस देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की जिसपे हमारा लास्ट एंड फोकस था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पे। तो जो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे वो था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमने ये फिगर बनाया हुआ था, हमने एज्यूम किया कि आपको एग्जाम में क्या होगा। सब लोग ध्यान दें, एग्जाम में क्या होता है, आपको दे देता है कि लेट्स से एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल कुछ लेट्स से 75 डिग्री है। डन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको दो वेक्टर गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है तो आप उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं सर रिजल्ट मतलब करना क्या है। करना ये है what is the effect of A and B, the complete effect of A and B is called resultant। तो लिखते कैसे हैं, that resultant is A vector plus B vector, मतलब A और B का जो ऐड करके इफेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं, दो वेक्टर का समेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि यार हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सॉल्विंग टेक्निक देखें, इस थ्योरम को पैरेललोग्राम थ्योरम भी बोलते हैं, मतलब बिकॉज एक हम यहाँ पर पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम इन द सेंस कैसे, पैरेललोग्राम बिकॉज ये जो बी वेक्टर था यहाँ पर हमने वी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया है, पिक करके ड्रॉप किया है एक डिफरेंट पोजीशन पे, और अगर हम इसे भी कंप्लीट मिला है तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, इसलिए इस थ्योरम को पैरेललोग्राम थ्योरम भी कहते हैं। अब हमारा यूज क्या था, हमने बी को शिफ्ट कर दिया था, पिक करके डिफरेंट पोजीशन पे ड्रॉप किया जिससे ये क्लोज ज्योमेट्री बन जाए, और उस क्लोज ज्योमेट्री पे हमने क्या लगाया था, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट में हमने एक लाइन लिखी थी कि हम सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं, अभी हमने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की। तो देखिए मैग्नीट्यूड हमने कैसे फाइंड किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, दिस Pn which is a hypotenuse is Pm बेस स्क्वायर प्लस Mn परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं। और फिर हमने इसे सॉल्व कर दिया था और हमारे रिजल्टेंट का फार्मूला आ गया था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये पूरा हमारा रिजल्ट था। उसके बाद रिजल्ट के कुछ स्पेशल पॉइंट बात किए थे हमने, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है मतलब एंगल कितना, जीरो, एंगल जीरो का मतलब है सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, ओके। और एंगल 180 डिग्री का मतलब है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है अगर, तो हमें वो बाई सिंपल पॉइंट पता है कि अगर जस्ट अपोजिट है तो माइनस करना होगा और जस्ट सेम डायरेक्शन है तो ऐड करना होगा। अगर 90 डिग्री है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस टाइप करना पड़ेगा, और अदर कोई सिनेरियो है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इतनी चीजें हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, टिल दिस पॉइंट किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज हम आज का लेक्चर आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर अबाउट द cos थीटा। ओके, अबाउट द cos थीटा सर ओके, let me finish first। about the cos theta means what is the actual problem here, means आपको cos theta की वैल्यूज नहीं पता क्या? नहीं सर वो पता है, लेकिन cos थीटा का वो ऊपर यूज क्या है? cos b cos थीटा वो कैसे आया? हाँ, वो हमने इसमें सॉल्व किया ना, हमने ये प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व की थी जिसमें हमने देखा था कि ये जो बेस है QM, इस फिगर में ध्यान दें, इस फिगर में जो QM है उसे हमने ट्रायंगल रूल से सॉल्व किया था कि ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू होती है क्या, cos थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेनस, और हमें पता था कि हाइपोटेनस है हमारा बेस, सॉरी बी हमारा हाइपोटेनस है, तो ये बेस की जो वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इंटू कॉस थीटा, मतलब कि h की जगह क्या है, b इंटू कॉस थीटा, तो ये बेस की वैल्यू आ गई हमारी b इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो आ रहा है 2ab कॉस थीटा वो आ रहा है बेस की वैल्यू b कॉस थीटा। ओके सर। ओके, अदर someone else was asking something?
ओके, तो चले फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर्स में। वेक्टर्स में हम बात करें तो पुराना पार्ट ही हम पहले डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था। यहाँ पर हम सिर्फ फिगर बना के चीज़ें पूरी मैं रीराइट करता हूँ। क्या, यहाँ पे वेक्टर ए था और यहाँ पे एक वेक्टर बी था, ये हमारा गिवन था। उन दोनों के बीच का एंगल कुछ हमने कंसिडर किया था, लेट्स से थीटा। फिर हमने बात की थी कि यार इनका एक रिजल्टेंट होगा, जो कि कैसे हम कर सकते हैं अप्लाई, इस तरीके से बी को रीड्रॉ कर सकते हैं, एज अ पैरेललोग्राम रीड्रॉ कर सकते हैं बी को। तो बी को हमने रीड्रॉ करने के लिए आगे एक्सटेंड किया और ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा, सेम चीज़। और फिर ये हमने बात की कि ये हमारा रिजल्टेंट है। इसे हम एज अ पैरेललोग्राम का फॉर्म दे सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है लिखना, बट इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक बेस ड्रॉ किया। इस वैल्यू को हमने बोला था कि ये ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू ए है, ये बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू बी है। हमने सॉल्व करके देखा था कि ये वैल्यू आ गई थी बी इंटू साइन थीटा और ये वैल्यू आ गई थी बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक हमने देख लिया था। और हमने एक नई चीज़ बताई थी कि रिजल्टेंट जो एंगल ए के साथ बताएगा, लेट से उसको हम नेम दे देते हैं अल्फा। तो अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट है। तो दोनों चीज़ें मैं पहले बहुत अच्छे से लिखूंगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, क्लियर। बट जो अल्फा है, अल्फा ये एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एंगल है, फ्रॉम ए वेक्टर, वेक्टर ए से एंगल है अल्फा। अब हमने सॉल्व करके आंसर क्या निकाला था कि रिजल्टेंट का सर जो आंसर आएगा वैल्यू, वो आएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला सब लोग बहुत अच्छे से याद रखें। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, हमें क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चाहिए। तो अब हम सॉल्व करेंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अच्छा, तो डायरेक्शन पता है क्या होता है, डायरेक्शन मतलब होता है एंगल, अल्फा फाइंड करना है। अच्छा, फिजिक्स में एक प्रॉब्लम है कि आप ऐसे डायरेक्टली अल्फा नहीं फाइंड कर सकते हैं। हम क्या ट्राई करते हैं, इधर साइन अल्फा फाइंड करें या फिर कॉस अल्फा फाइंड करें या फिर tan अल्फा फाइंड करें, क्लियर। अच्छा, तो देख लेते हैं ट्रायंगल में क्या हो जाएगा। एक बड़ा सा ट्रायंगल अगर मैं देखूं, ये अल्फा एंगल है और ये रिजल्टेंट है, तो परपेंडिकुलर में कौन है, परपेंडिकुलर में भी साइन थीटा। अच्छा, बेस में कौन है, बेस में ए है और प्लस बी कॉस थीटा है। अच्छा, दिक्कत ये है कि हम साइन और कॉस क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आर आ जाएगा। देखो आर अभी हमें फाइंड करना पड़ता है ना ऊपर, तो हम साइन या कॉस नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें आर यूज होगा। हम क्या लेंगे, tan। tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर हम बोले परपेंडिकुलर और बेस। तो इसका मतलब हम इस फिगर में साइन कॉस फाइंड करना टफ होगा, सबसे इजी क्या होगा, tan फाइंड करना। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम कैसे बताते हैं, हम बताते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो बताते हैं वो बताते हैं tan से। तो tan अल्फा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर में कौन है, बी साइन थीटा, और बेस में कौन है, बेस में ए प्लस बी कॉस थीटा। चले, तो देखें ये फॉर्मूला में भी देखने में आपको टफ लग रहा होगा, सर इतना बड़ा क्या फॉर्मूला बता दिया, बट यार याद तो करना ही पड़ेगा। तो जो लोग इसे ब्लाइंडली याद करने वाले हैं, एकदम रट लेंगे, थोड़ा सा में भी उन्हें भूल सकता है, बट लॉजिक लगा कर याद रखें। क्या, हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर में साइन थीटा आता है और बेस में आता है कॉस थीटा। आप अगर ये याद रख लोगे कि परपेंडिकुलर मतलब साइन थीटा, बेस मतलब कॉस थीटा, तो गलती नहीं होगी। क्योंकि पता है भूल क्या जाता है, भूल जाता है कि यार ए कॉस थीटा था या नीचे बी साइन थीटा था, ये मिस हो जाता है कि ऊपर क्या था नीचे क्या था। तो स्टेप देखो क्या थे, हमें कंपोनेंट किसके करने पड़े हैं, बी के। बी का हमने ट्रायंगल बनाया है, तो याद रखना है कि साइन और कॉस के साथ ए नहीं हो सकता, ए साइन मत लगा देना, हमेशा साइन कॉस किसके साथ है, बी के साथ। और नंबर 2, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसलिए साइन ऊपर आएगा और कॉस नीचे आता है। लॉजिक आप कैसा भी लगाओ, आंसर याद होना चाहिए बस। ये फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए आपको कि हम कैसे एंगल निकालते हैं
रिजल्टेंट का। डन, पक्का ये दोनों फॉर्मूले सबको याद रहेंगे। अच्छा, अभी क्या है, मैं Yes, इन sir. फॉर्मूले पे, इन फॉर्मूलाज पे गुड तुरंत क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी दे दूंगा तो आप तुरंत इस पे वैल्यू रख दोगे, आंसर आ Sir, जाएगा। या tan अल्फा से r फाइंड करना है क्या बाद में? हाँ, अल्फा फाइंड करना है। सपोज देखना कैसे फाइंड करते हैं, देखना ये चीजें मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। सपोज आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू √3, तो अब यू नो कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। दैट मीन्स अल्फा कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है यार सबको? सपोज आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1। डन, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको पता है कि tan में 1 किसकी वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो अल्फा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। डन, एक और चीज बात कर लेते हैं। इफ इन एनी केस सपोज यू डू नॉट नो द वैल्यू, मीन्स समथिंग लाइक tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2.5, so you cannot solve this 2.5, so in that scenario simply you can write just alpha is equal to, ये tan जो है उधर उल्टा हो जाएगा, अपॉन में जाएगा, और अपॉन की चीज को हम नेगेटिव पावर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2.5। इसे रीड कैसे करते हैं, इसे पढ़ते हैं tan इनवर्स, tan पावर -1 को tan पावर -1 नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं tan इनवर्स 2.5। तो हम इस तरीके से आपको आंसर्स भी दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि एंगल को किस तरीके से निकालना है। अभी किसी का डाउट है इस चीज को लेके कि एंगल कैसे सॉल्व करना है? नो क्लियर है ना? नो सर। No, sir. गुड, तो अभी हम Yes, एक sir. थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या, कि फेजर के फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करना है हमें इन चीजों को, मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे देखना है। मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल के लिए मैं बार बार एक टर्म यूज करूंगा, फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो मैं वो टर्म फिर से लिख देता हूँ, फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो आपको देखना है। मतलब सपोज हमने दो रूल्स देखे थे, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं, दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में कहीं पे भी हो सकता है, बाइसेक्टर। डिपेंड करेगा। हाँ, अगर ए और बी इक्वल है तो कहाँ पे होगा, एंगल बाइसेक्टर पे होगा। तो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट, ये कब होगा, when a and b are equal, so when a is equal to b, तो ये कहाँ से जाएगा, बीच में से पास होगा। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2, इफ a is greater than b, तो उस केस में देखिए कैसा फील होगा, बिकॉज a का इफेक्ट ज्यादा है, दोनों का इफेक्ट सेम होगा तो एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। बट एज वी नो कि a का इफेक्ट ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में हमने दे दिया है, सो दैट मीन्स द रिजल्टेंट विल बी bend towards this a। तो रिजल्टेंट का एंगल देखो बीच वाले से कम आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर से थोड़ा सा कम होगा। थर्ड सिनेरियो देखें, अभी समझ आ ही गया है कि इफ b is greater than और a is less than b, सो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा, b की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, a b, और ये सपोज एंगल बाइसेक्टर है हमारे पास, तो एंगल बाइसेक्टर में से b की तरफ शिफ्टेड होगा, मतलब रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। ये क्या है, इसका फेजर डायग्राम है कि फिगर में कैसे हम बताएंगे कि किस तरफ रिजल्टेंट होने वाला है। डन, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली काम क्या करना था हमें, इसका काम था कुछ इस टाइप के एग्जांपल को डील करना। एग्जांपल देखें, लाइक ड्रॉ 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, इसे ड्रॉ करना है। तो इसे मैं लिख सकता हूं, ये है क्या, इट इज a resultant of two vectors 20 i cap and 30 j cap। समझ आया? तो बेटा ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें प्लेन बना लेने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब आई कैप किस तरफ होता है, ईस्ट की तरफ, तो ये क्या हो गया, आई कैप, ये हो गया लेट्स से 20 आई कैप। डन, फिर जे कैप मतलब क्या होगा, नॉर्थ, प्लस है ना, देखो जे मतलब वाई एक्सिस, वाई कैप एक्सिस। तो ये हो गया प्लस 30। समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ 30 जे कैप। अब
हमें पता है कि अगर रिजल्टेंट ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है तो इनके बीच में कहीं पे जाना चाहिए था, एंगल आना चाहिए था 45 तक, बट अब हमें पता है बिकॉज 30 ज़्यादा है तो मतलब रिजल्टेंट कहाँ होगा, 30 की तरफ शिफ्ट होगा। तो बिना किसी प्रॉब्लम के मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो ये अल्फा आने वाला है, अल्फा विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। ये हम आपको समझाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये बात सबको समझ में आई है या नहीं? सपोज आपको दो वेक्टर दिए हैं और आपको उनका एडिशन निकालना है, तो एडिशन मतलब उनका रिजल्ट निकालना है, तो वो दोनों वेक्टर ड्रॉ कर दो, उनके बीच में से रिजल्ट जाएगा। कहाँ पर जाएगा ये हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि एंगल 45 से ज़्यादा आंसर आएगा। क्लियर? तो ऑप्शंस बहुत अच्छे से सॉर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे देता हूँ तो आपको और अच्छा आइडिया क्लियर हो जाए। लेट्स से ड्रॉ -20 I कैप -5 J कैप। लेट्स सी ये। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, हमें पता है कि ये ड्रॉ करने का मतलब है हमें इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो आप सब लोग फील करें कि बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप होगा टू ड्रॉ -20। अभी यार ये सबको आइडिया है, -I कैप मतलब -x एक्सिस मतलब इधर ये 20 हो गया, सो ये हो गया 20 I कैप बट -20 I कैप। अब हमें -j कैप मतलब -y एक्सिस, बट ये बहुत ही कम वैल्यू रहेगी, क्यों? क्योंकि ये जस्ट 5 है, सो ये हो गया -5j कैप। अब समझ गए, रिजल्टेंट जाना चाहिए था बीच में से, बट कब? जब दोनों बराबर थे। अभी दोनों बराबर नहीं है, 20 बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर। तो बताओ किसी को कुछ डाउट है इस चीज को लेके? इस बार अल्फा क्या होगा? लेस देन 45 डिग्री। रिजल्टेंट का फेजर जो हमने बनाया है इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब हम एक स्पेशल करते हैं। या आयुष आपको डाउट? सॉरी आयुष, आपका वॉइस क्लियर आ नहीं रहा है, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो अभी हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल बात करते हैं कि स्पेसिफाइड क्लोज ज्योमेट्री। ओके, तो क्लोज ज्योमेट्री की बात करें, क्लोज ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, कैसे ज्वाइन हो? हेड टू टेल, मींस ज्वाइंड हेड टू टेल, उस टाइम पे हम वो पॉइंट देखेंगे। ओके, तो एक कुछ स्टूडेंट का डाउट्स है कि यार अल्फा लेना कहाँ से है, समझना है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि यार अल्फा लेना कहाँ से, हम इस तरफ भी तो ले सकते थे ना अल्फा, हम इस एंगल को भी तो अल्फा बोल सकते थे। क्लियर? तो पता है क्या आपको, आपको अल्फा लेना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, मतलब अल्फा ऐसा कुछ सो कॉल्ड डेफिनेशन नहीं है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे? अभी बताओ, ये जो एंगल है ये कहाँ से है? वेस्ट की डायरेक्शन से है। क्लियर? सोचो एग्जाम में दिया है फ्रॉम साउथ, समझ आया ना? अगर एग्जाम में साउथ से दिया है तो फिर ये वाले को अल्फा बोलेंगे, और अगर वेस्ट से दिया है तो फिर वेस्ट वाला अल्फा बोलेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे आगे चल के कि अल्फा कैसे चेंज होता है। हाँ सर अगर ऑप्शन में दोनों हो गए तो? ओके, ऑप्शन में अगर दोनों होंगे तो वो इनवैलिड क्वेश्चन माना जाएगा और बोथ विल बी करेक्ट। देखो सपोज ऑप्शन ऐसा है 30 डिग्री, अब क्वेश्चन दिया है 30 डिग्री वेस्ट से और एक क्वेश्चन दिया 60 डिग्री साउथ से, बताओ क्या करेक्ट है? बोथ आर both. करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो मैं अभी ये रिप्रेजेंटेशन आप लोग को सिखाता हूँ, 1 मिनट बाद मैं एक एग्जांपल और कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाता हूँ कि
कैसे कैसे वेरियस आंसर हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके बाद। पहले हम एक क्लोज ज्योमेट्री पे बात कर लेते हैं जब हेड टू टेल ज्वाइन होता है। तो हेड टू टेल ज्वाइन होने का मतलब ये कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हम बता सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा ज्वाइन होगा कि हेड विल बी ज्वाइन टू हेड, टेल विल बी ज्वाइन टू टेल, और ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। और हम इसे लिख सकते हैं दैट रिजल्टेंट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर? अब आप सोचेंगे सर ये बात इंपॉर्टेंट कैसे है, ये बात हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ऐसे? ये बात हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एग्जाम्पल कुछ ऐसा, राइट मैथमेटिकल ओके एग्जाम में कई बार आ जाता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गिवन वेक्टर्स लिखने के लिए, मतलब देखें सपोज मैंने एक फिगर ऐसे बनाया, एक फिगर ऐसे बना दिया, एक फिगर ऐसे बना दिया और एक फिगर ऐसे बना दिया। ठीक, नेम सुनेंगे आप ए बी सी डी, या लेट्स से अभी नहीं, अभी एक थोड़ा सिंपल सा ले लेते हैं। लेट्स से आपको एक फिगर बना दिया मैंने ए बी और ये बन गया सी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होना ही चाहिए। फिगर कुछ ऐसा है ए बी और सी। अब ठीक है, सब लोग इस फिगर को ध्यान दें। क्वेश्चन ये है कि राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गिवन वेक्टर्स। ये एक वेक्टर्स का फॉर्म है, तो इसे कैसे एक्सप्रेस करना है? तो बड़ा सिंपल सा बात है, हम क्या बोलेंगे, बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्री, इट इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्री। सो क्लोज ज्योमेट्री है, मतलब क्या होगा, हम हमेशा इसे लिख सकते हैं रिजल्टेंट। अब आपको ढूंढना है कि रिजल्टेंट कौन है। इस फिगर में देख के बताओ कि रिजल्टेंट कौन है। बी बी। बी। सो हाउ टू आइडेंटिफाई रिजल्टेंट? ऑल राइट, रिजल्टेंट हमेशा डबल हेड और डबल टेल पे होगा। रिमेंबर, रिजल्टेंट विल बी टुवर्ड्स द हेड एंड टेल विल बी टुवर्ड्स द टेल। मतलब ऐसा कुछ लिख लो, देखें ऐसा कुछ एक रेफरेंस बना लेते हैं हम लोग, दैट रिजल्टेंट विल हैव टू हेड टू टेल। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि कहाँ पे दो हेड और कहाँ पे दो टेल है, आप पहुंच जाएंगे रिजल्टेंट तक। तो मैं देख सकता हूँ कि इस फिगर में यहाँ पर टू टेल्स हैं और यहाँ पर दो हेड्स हैं, बट ये किसके हैं? यहाँ पर ए भी तो है ना, ए नहीं, जिनका हेड और टेल गेस किया मतलब बी। सो आई कैन राइट दिस कि इसका मतलब है बी इज अ रिजल्टेंट, वेक्टर बी इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड सी। क्लियर? सो आई कैन राइट दिस कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। समझ आया मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन? हमने क्वेश्चन पूछा था राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस फिगर, तो ये हो गया उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो किसी को डाउट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं? आपको सिर्फ ढूंढना है कि रिजल्टेंट कौन है। फॉर्मूला नहीं लिखना है ना। नहीं, फॉर्मूला पूछा ही नहीं है ना, सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा है। फिगर देख के एक्सप्रेशन पूछ लेता है। जब हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि एक फिगर बना हुआ है और आपको बोलेगा कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा। अब यार थोड़ा ध्यान देना, क्या ध्यान देना, हो सकता है कि ऑप्शन में ये मिले ना, तो एक कॉमन सेंस आपको ध्यान देना है कि मे बी लेफ्ट राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो C इज इक्वल टू यस ऐसा सर। लिख सकता है B माइनस ए। तो डर नहीं जाना कि सर आपने तो सिर्फ प्लस बताया है और कुछ नहीं। बेटा ऐसा भी पॉसिबल है कि ए को शिफ्ट कर दिया, ए को हमने इस तरफ मूव कर दिया, इस तरफ ए नेगेटिव चला गया। क्लियर? तो ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो एक और एग्जांपल हम देखेंगे और उसे बेटर क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स सी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
चलो तो इसे देख के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ए बी सी डी चले लिख ले, फिर मैं 1 मिनट में डिस्कस करता हूँ। आपको आंसर चैट बॉक्स में करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेल्फ प्रैक्टिस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है इस क्वेश्चन का। आप लोग लिख के रखें, मैं डिस्कस करता हूँ 1 मिनट में। तो जैसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, पहली लाइन आप लोग के माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। पहली लाइन क्लोज माइंड में आनी चाहिए, रिजल्टेंट कौन है। फर्स्ट C. थिंग यू मस्ट आस्क इज व्हाट इज द रिजल्टेंट। C. या तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट्स द रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट मतलब डबल है डूडो और डबल टेल डूडो। तो हमें मिल गया रिजल्टेंट कौन है, सी है। तो देखना आंसर क्या हो जाएगा, दैट सी इज द समेशन ऑफ ऑल ए प्लस बी प्लस डी। Yes, sir. क्लियर है, एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गया। ओके Yes, sir. अब Yes. कभी कभी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, इसके 3-4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम जस्ट राइटिंग कि ये करेक्ट है, और मे भी कुछ किसी का मन दूसरा है लिखने का, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डाउट होगा कुछ। सी को इस तरफ No, ले sir. आए तो नेगेटिव हो गया। ऐसे Yes, डिफरेंट sir. वेरियस कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ओके सो लेट्स सी, आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। Yes, sir. चले, इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है पूरा। आप चैट बॉक्स में प्रॉपर लिख के देंगे कि ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी क्या आंसर आ रहा है। ओके सो लेट्स सी, डिस्कस करते हैं। राइट द एक्सप्रेशन। A, B, C, D. Solve everyone. Answer me in the chat box. Okay, very good. Siddhi, very good. Correct answer. Arya, Janvi, correct answer. Okay, very good. I think now most of you got the idea. Okay, Jayes, it's not correct. Let's see. Let's see everyone. चले अभी आंसर करना बंद करें। अब हम डिस्कस करते हैं कि यार करना क्या होता है यहाँ पर। यशिता वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आदित्य करेक्ट आंसर। चले अभी आंसर करना बंद करेंगे, अभी आंसर नहीं करे कोई भी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पूछना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट पहला क्वेश्चन आपको ये देखना है, रिजल्टेंट। तो बेटा रिजल्टेंट मतलब क्या होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए और 2 टेल। मतलब रिजल्टेंट पॉसिबल ही नहीं है। आप देखें इस फिगर में किसी के पास 2 हेड या 2 टेल नहीं है, तो रिजल्टेंट आपका डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है यार, बहुत ही सिंपल है मैथ में। अगर मैं इस तरफ वाले को प्लस आई कैप बोलता था, तो इसको मैं क्या बोल रहा था, माइनस आई कैप बोल रहा था ना। इसका मतलब वी कैन फ्लिप द वेक्टर जस्ट यूजिंग नेगेटिव साइन। ओके Yes. तो प्रॉब्लम ये थी कि वेक्टर यहाँ पे सीधे नहीं थे, तो हम फ्लिप कर सकते हैं, किसी को भी फ्लिप कर सकते हो। ओके तो इस फिगर के देखिए कितने वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ए फोर बी सी, और हमने डी को फ्लिप कर दिया। तो डी को फ्लिप कर दिया ऊपर की तरफ, मतलब डी बन जाएगा रिजल्टेंट। बट हम फ्लिप कर रहे हैं, सो वी मस्ट राइट इट माइनस डी वेक्टर, बिकॉज हमने इसे फ्लिप किया, ए बी एंड सी। क्लियर, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डी इज अ रिजल्टेंट नाउ, बिकॉज डी के पास क्या है, डी के पास डबल हेड और डबल टेल रहेंगे। तो देखें एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, फ्लिप हो गया है, माइनस डी हो गया है यहाँ पर। ओके
तो d यहाँ पर माइनस डी हो गया है। देन अगर मैं इसका एक दूसरा वर्जन देखूं तो d को इस तरफ ला सकते हैं, इट विल बी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे हो कि सर ये टफ है क्या? नहीं, आप हैबिट में आ जाओगे, आप तुरंत देखोगे नेक्स्ट टाइम से कि कौन सा वेक्टर फ्लिप करने की जरूरत है और वो नेगेटिव इस तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो आप इस तरीके से तुरंत कर पाओगे, ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से किसी स्टूडेंट का मन सी को फ्लिप करने का है, क्योंकि मैंने जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में सी को फ्लिप किया था, तो आप सी को भी फ्लिप कर सकते हो। सी पहले लेफ्ट की तरफ था, अब हमने राइट की तरफ बना दिया, तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस सी लिखना पड़ेगा। d will remain there then, तो d will remain as it is। तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस डी विल रिजल्ट द c। बट हमें पता है कि c को हमने फ्लिप किया है तब रिजल्ट आया, मतलब माइनस c। तो आंसर तो वही आने वाला है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन था कि फेजर में दो तरीके के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जब टेल टू टेल वाले क्वेश्चन होंगे, ये इस क्वेश्चन पे देखें, जब टेल टू टेल होंगे तो कैसे ड्रॉ करना है, और जब फेजर में बना के अगर हमें कुछ एक एक्सप्रेशन लिखने को बोलेगा तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक का पार्ट हमें क्लियर है। अभी अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसा मैंने बताया कि आप पूछ रहे थे कि आंसर क्या करेक्ट होगा, सब लोग बोल रहे थे सर ये है तो अल्फा ये वाला देंगे या ये वाला अल्फा देंगे, क्या करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ ड्राइंग ऑफ अ वेक्टर, और आई विल से लोकेटिंग अ वेक्टर। लोकेटिंग अ वेक्टर, किस तरीके से लोकेट करते हैं एक वेक्टर को, आपको समझना पड़ेगा। चले, तो पहले हम कुछ चीज़ें फिक्स एज्यूम कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। क्या, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इनके अगर मैं एंगल बाइसेक्टर सबके ड्रॉ कर दूं तो मैं इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये बन जाएगा एन ई नॉर्थ ईस्ट, ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट एन डब्ल्यू, ये बन जाएगा साउथ वेस्ट, और ये बन जाएगा साउथ ईस्ट। अच्छा, अब मेरा डाउट ये बताओ साउथ ईस्ट लिखते हैं या ईस्ट साउथ लिखते हैं? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, दोनों। साउथ ईस्ट। या गुड, क्योंकि आप लोगों दोनों ने लिख सकते हैं। सुना है, सबने सुना है कि साउथ ईस्ट वर्ड सुना है, ईस्ट साउथ ऐसा कभी आपने सुना नहीं है। तो रीजन क्या है कि हम जो भी डायरेक्शन बताते हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल के रेस्पेक्ट में ही जज करते हैं, इसलिए फेमस जो हो जाती है वो हो जाता है नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट। क्लियर, ये फेमस हो जाती हैं बिकॉज रेफरेंस हमारा हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल को लेके ही रहता है। बट क्या अगर मैं बोलूं कि साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। क्लियर, सो मैथमेटिकली और एज पर द साइंस पार्ट बोथ आर करेक्ट, बट इन यूजुअली जो हम यूज करते हैं इन दैट फॉर्मेट, यूजुअली साउथ ईस्ट ही यूज करते हैं हम, और साउथ वेस्ट इस टाइप के टर्म यूज करते हैं। अब काम की बात पे आते हैं, वेक्टर लोकेट करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैंने लिखा हुआ है 30 डिग्री एन डब्ल्यू। क्लियर, तो इसको एकदम सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इस लेटर को मैं हाईलाइट करूंगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, देखें मैंने क्यों इसे हाईलाइट किया है, क्योंकि इसका सिंपल सा मीनिंग है 30 डिग्री, इसे रीड क्या करते हैं, इसे रीड करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट का मतलब है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब मैं फिर से सेकंड टर्म को हाईलाइट करूंगा। क्या, वेस्ट को मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि द एंगल इज टेकन फ्रॉम द वेस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ। सो इसका मीनिंग ये है 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स नॉर्थ, इसका मीनिंग ये है। तो अब आप ये मत बोलना कि सर इसको मैं WN लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। WN का मतलब हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस विल बी फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द वेस्ट, उल्टा हो जाएगा मीनिंग।
तो इसलिए क्लियर रखना है कि NW का मीनिंग क्या है। NW का मीनिंग है, NW की जो हम बात कर रहे हैं उसका मीनिंग है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और फीलिंग क्या है, फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ। इसका मतलब अगर मैं इस फिगर को ड्रॉ करूं, सर ये 30 डिग्री NW ड्रॉ करके देखें, तो देखो 30 डिग्री NW कैसे होगा, रीड करेंगे फ्रॉम वेस्ट। मैं फिर से इस वेस्ट को फिर से हाईलाइट करता हूं कि आपको एंगल लेना है वेस्ट से। इसका मतलब क्या है, आपको एंगल लेना है वेस्ट से। तो देखो वेस्ट से तो दो 30 डिग्री हो सकते हैं, एक 30 डिग्री इस तरफ और एक 30 डिग्री इस तरफ, क्लियर। बट ये 30 डिग्री किस तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री है, तो इस चीज को बोलेंगे 30 डिग्री। याद रखना है सेकंड लेटर होता है जहां से एंगल लेते हैं, तो ये हो जाएगा NW, मींस वेस्ट से हमने एंगल मेजर किया है। और अगर हम इस वाले की बात करें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री साउथ वेस्ट, मतलब एंगल वेस्ट से लिया है बट किस तरफ, साउथ की तरफ। तो मुझे लगता है अभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे वेक्टर लोकेट करते हैं। हमेशा सेकंड लेटर से एंगल लिया जाता है, क्लियर। तो इस चीज को मैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपर लिख भी देता हूँ, द एंगल इज टेकन फ्रॉम द सेकंड लेटर ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का जो सेकंड लेटर है उससे हम एंगल हमेशा मेजर करते हैं। इसका मतलब क्या है, अब कुछ एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, आप लोग को मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, एंगल हमेशा सेकंड लेटर से लेते हैं, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये है कि एंगल कहाँ से लेना है, वेस्ट से लेना है। और इसे रीड कैसे करते हैं, रीड है नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब ये है कि फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ ड्रॉ किया गया है। अब इस चीज को विद एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग को और क्लियरिटी आ जाएगी। लाइक लेट्स सी एग्जांपल है, लेट्स से 20 डिग्री SE। लेट्स से एक और एग्जांपल है 45 डिग्री WS। लेट्स से 60 डिग्री WN। ये फिगर हमें ड्रॉ करना है, तो अपन चार्ट बना लेंगे तुरंत हमें चार्ट बना लेना है और इनको ड्रॉ करना है। अब देखो यार, अब सबको याद हो जाना चाहिए, बार बार कंफ्यूजन नहीं है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये यार सबको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर तो वेक्टर मतलब बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे आप लोग। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब देखना है सबको। चले, पहला 20 डिग्री SE, किस पे फोकस करना है, E, मतलब एंगल कहाँ से लेना है, E से लेना है। और कितना लेना है, 20 डिग्री। तो E से 20 डिग्री इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हमें कहाँ वाला चाहिए, हमें साउथ वाला चाहिए। तो इस लेटर को मैं ऐसे एरो बना देता हूँ, लेना ईस्ट से है और किस तरफ चाहिए, साउथ की तरफ चाहिए। तो द आंसर विल बी दिस 20 डिग्री। तो ये आंसर हो गया 20 डिग्री SE, साउथ ऑफ ईस्ट। अब मैं बता रहा था कि अल्फा आपको क्वेश्चन में कैसे दिए होगा। सपोज अल्फा आपको ये सेम आंसर दे सकता है, ये कितना हो जाएगा इस तरफ 70, तो सेम आंसर लिख सकता है 70 डिग्री ES। ES का मतलब हो गया कहां से मेजर किया, साउथ से मेजर किया, बट किस तरफ, ईस्ट की तरफ। तो अल्फा आपको क्वेश्चन डिपेंडेंट होगा, कुछ दो आंसर पॉसिबल होंगे हमेशा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। सपोज 40 डिग्री WS, तो कहाँ पे फोकस करना है, S पे फोकस करना है। कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करना है, साउथ से, तो ये हो गया साउथ। किस तरफ करना है, वेस्ट की तरफ, तो ये हम वेस्ट की तरफ आ गए। इसमें सर किधर से भी लिया तो सेम ही आएगा ना, सेम आएगा। तो इसलिए हमने बोला था कि इसमें किधर से भी लो, 45 डिग्री चाहे साउथ वेस्ट लो या फिर 45 डिग्री वेस्ट साउथ लो, दोनों बातें सेम है। सो दैट्स व्हाई वी राइट इट ओनली, वी कैन राइट just south west or west south, we can just directly write it. Why? Because 45 degree means the same, this is same, okay। तो इसलिए इस फिगर में देखो, अगर कभी सिंपल साउथ वेस्ट लिखा है या साउथ ईस्ट,
मतलब कंसिडर करके चलना है दैट दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब पूछने नहीं लगना सर साउथ ईस्ट दिया है, एंगल नहीं दिया, 30 डिग्री है या फिर 60 डिग्री है, कुछ नहीं दिया बेटा, सिर्फ साउथ ईस्ट लिखा है, मतलब कितना एज्यूम कर लेना है 45 डिग्री। 45। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट। अब सिर्फ साउथ ईस्ट लिखा है तो पूछने मत लगना कि सर एंगल दिया नहीं है कि 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, इट इज ऑलवेज 45 डिग्री अगर ओनली साउथ ईस्ट लिखा हुआ है। चलो वापस आते हैं। सर या ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? मतलब नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा बेटा, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, इसको यूज करने के लिए आएगा। मतलब जैसे मैंने बताया आपने अल्फा निकाला 30 डिग्री डन, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40 डिग्री, ये समझना क्या मैं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है 40 डिग्री ES क्लियर, या फिर लिखा हुआ है 60 डिग्री SE क्लियर, और एक जगह लिखा हुआ है 30 डिग्री SE। तो आप 30 डिग्री देख के तुरंत ये टिक कर देते हैं, समझे? इस फिगर में सारे स्टूडेंट जल्दी से 30 डिग्री देख के ये टिक कर देते हैं। सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट, उल्टा देना चाहिए मुझे इससे 30 Yes. डिग्री देना है साउथ ईस्ट और इसे 60 डिग्री। ओके हाँ, तो अब देखें कि स्टूडेंट की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत एफर्ट लगा के तो वो ये एंगल आता है, आपने फॉर्मूला देखा है ना, बड़ी मेहनत करके तो ये एंगल आता है, और ये एंगल आप ऑप्शन में देखते ही तुरंत टिक। आपको ये फोकस करना है दैट दिस इज, यार फिर उल्टा हो गया। ओके आपको 30 डिग्री साउथ ईस्ट का मतलब ये फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स द साउथ, दोनों चीजें साउथ ईस्ट लिख दी यार मैंने, लेट्स से एक सेकेंड, ये है ईस्ट ऑफ साउथ और ये 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ओके तो क्वेश्चन ये है कि 30 डिग्री अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 30 डिग्री दिख रहा है और हम तुरंत ES वगैरह टिक कर देते हैं, बट अगर हम रियल में देखें तो दिस इज फ्रॉम साउथ क्लियर, ये वाला पार्ट हमारा फ्रॉम साउथ है, तो अगर ये फ्रॉम साउथ है मतलब गलत आंसर हो जाएगा ना, साउथ से देखेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए 60, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है ये वाला। तो हमेशा याद रखना कि अल्फा के दो आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन में बहुत अच्छे से देखना, कभी ये मत कर देना कि 30 देखते ही टिक कर देना, याद रहेगा सबको 30 देखते ही तुरंत मत टिक करना, ये होता है एग्जाम में, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता, यूज होता है हमेशा। चले तो देखिए 60 डिग्री हमें WN ड्रॉ करना है, तो WN मतलब हमें फोकस कहाँ करना है, सेकेंड लेटर कहाँ से, नॉर्थ से 60 डिग्री, बट किस तरफ करना है, एरो किस तरफ है, W की तरफ, तो हमें नॉर्थ से स्टार्ट करना है और W की तरफ 60 डिग्री चाहिए, तो मतलब नॉर्थ से शुरू करना है और W की तरफ 60 डिग्री, मतलब ये हमारा वेक्टर होगा। अब इसका सेम आंसर हो सकता है 30 डिग्री इस तरफ से, इसी वेक्टर का आंसर जैसे मैं 60 डिग्री WN लिख रहा हूँ, इसका एक और आंसर हो सकता है क्या, 30 डिग्री N, क्लियर, नॉर्थ ऑफ वेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम एंगल के बारे में बात कर रहे थे कि एंगल किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, या पूछें। एंगल 90 के ऊपर नहीं हो सकता ना? हाँ मतलब अच्छी बात यह है कि 90 के ऊपर दिया नहीं जाता है, इन जनरल यूज में ऐसे कभी नहीं बोलते कि 120 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, मतलब ही नहीं ना, जब हमारे पास 90 के क्वाड्रेंट है तो 90 से ऊपर कभी दिया नहीं जाता, अगर दे दिया तो यार अब आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज कर लेंगे, लेट्स से मतलब अब देता नहीं है बट आपका मन है कि 120 मुझे लिखना है, लेट्स से EN, तो इसका मतलब होगा 120 फ्रॉम नॉर्थ, मतलब ये वाला नॉर्थ हुआ, किसके तरफ, ईस्ट की तरफ जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी 120 EN, बट ऐसा कभी मतलब देता नहीं है, जस्ट कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैंने बना लिया है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता। चले तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा, डायरेक्शन सबको समझ में आ गई है, तो हम वापस से अपने मेजर पार्ट पे आते हैं, मैं फिर से एक बार सारे फॉर्मूले दिखाता हूँ और अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। या अप और डाउन हो तो क्या, अप और डाउन वो की कैप, ओके के Z कैप axis. होगा, ओके Z एक्सिस होगा, अप एंड डाउन होगा, तो क्या करना पड़ेगा, तब हमें अप एंड डाउन को ड्रॉ नहीं कर सकते इसमें, आप समझ रहे हैं, अप एंड डाउन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एंगल बता देंगे कि दिस मच
फ्रॉम जेड एक्सिस। ओके, अप एंड डाउन का मतलब जेड एक्सिस से हमें एंगल बता देना है, तो वो हमारा बन जाता है 3D वेक्टर। उसे क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल वेक्टर। अच्छी बात है कि 3D वेक्टर मैथ में होता है, फिजिक्स में हम ज़्यादा 3D वेक्टर नहीं पढ़ते। बेसिक 3D वेक्टर हम पढ़ेंगे, वो मैं आगे 3D में आपको समझाऊंगा। याद रखना, हम कौन सा वेक्टर पढ़ेंगे? बेसिक 3D, एक सिंपल सिंपल, मतलब कुछ ऐसा देखना, क्या 30 डिग्री NE एंड 60 डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस और फ्रॉम के कैप, इस तरीके से दिया जाता है। तो मतलब क्या होगा? पहले नॉर्थ ईस्ट बना दो 60 डिग्री, तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा फिगर में? ईस्ट से बनाना है 30 डिग्री, मतलब ये हो गया, सब लोग देख लें, ये हो गया। बट अब 3D में अगर मैं फील करूं, तो ये वेक्टर, सपोज जेड एक्सिस क्या है? अबव द प्लेन। अब मैं साइड में बनाने का ट्राई करता हूँ इसको। देखिए, मैं एक साइड प्लेन बना देता हूँ, ये, तो ये क्या है? ये एक साइड प्लेन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स वाई इसमें ड्रॉ करूं, इसे ईस्ट बोलूं और इसे नॉर्थ बोलूं, तो अबव द प्लेन होगा ये वाली डायरेक्शन, क्लियर, के कैप वाला। तो इस फिगर का मतलब ये है कि 30 डिग्री ईस्ट से तो है वो, मतलब ये वाला लाइन तो है, बट वो के कैप की तरफ भी टिल्टेड है, मतलब 60 डिग्री के कैप से है। अभी के कैप से कितना है ये लाइन? 90 डिग्री, बिकॉज के कैप तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ओके, तो इसका मतलब ये वेक्टर अभी अगर मैं देखूं, सब ध्यान देंगे, अभी के लिए ये वेक्टर 90 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 डिग्री रखो। इसका मतलब के से इस वाले ग्रीन वाले का जो एंगल हो जाएगा, वो कुछ ऐसा आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? तो देखो, इसे फील करना फिर टफ हो जाता है, इसलिए हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस में आगे वेक्टर के बाद 3D वेक्टर पढ़ाएंगे, वहां पर मैं और सिखाऊंगा कि मैथमेटिकली कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। फीलिंग सबको देखो एक रूम से लेना है, एक ओके सर। मिनट। हाँ, मैं एक और, वैसे मैं 3D जब समझाऊंगा तब मैं और फिगर बना के क्लियर बता दूंगा, बट एक रूम से आप लोग गेस कर सकते हो। सपोज मैं क्यूबिक रूम एक अगर ड्रॉ करूं, और रूम की वॉल के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक रूम की वॉल है और ये ग्राउंड सरफेस है, इस तरीके से अगर बात करें, और इन्हें हम एक्स वाई जेड की एंगल दें, तो ये अगर हमारे ईस्ट वेस्ट है, ये ईस्ट था, ये नॉर्थ था, तो वो जो वेक्टर था वो बीच में ऐसे था, बट इस वाले से वो कुछ, ये अभी तो 90 डिग्री है, कुछ डिफरेंट एंगल पे था, मतलब वो कुछ ऐसे बीच में, रूम के बीच में जाएगा, एयर में रहेगा। क्लियर? यहाँ से 60 डिग्री, ये एक रिप्रेजेंटेशन था। चले खैर, इसकी बात रहने देते हैं, जब हम 3D देखेंगे तो के कैप के बारे में भी डिस्कस कर देंगे। अभी के लिए हम पहले वापस चलते हैं हमारे रिजल्टेंट वाले सेक्शन में, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं वापस से पहले दिखा दूं, सब लोग देख लें, दो वेक्टर का रिजल्ट कैसे निकालते हैं और उसका एंगल कैसे निकालते हैं। पहले ये फॉर्मूला याद कर लें और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें दो तीन चीजें स्पेशली याद रखना है। 90 डिग्री होगा तो cos 90 0, सीधा रूट ऑफ a² + b² कर देते हैं। चले तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल वाइज। आंसर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं।
Okay, start Hello? solving. Solve it now. And remember one thing, your answer of angle alpha, this answer should be something like this, like 20 degree NW, something like that. Okay, इस टाइप में आंसर होने चाहिए, 30 डिग्री लाइक ES, इस टाइप के वर्ड्स यूज करने हैं जो क्वेश्चन में हमने दिया हुआ है. हेलो Okay, Parth, not correct answer. Recheck again. Okay, so we have got so many answers. So Adit, it's correct. Very good. Ayush, you must know the values कि वो particular answer क्या है. Arya, it's not correct. Arya Kunare, it's not correct. Karthik, it's correct. Very good. Saloni, it's not correct. Okay. Okay, great. So as I have seen several answers, मुझे आइडिया लग गया है कि क्या स्टूडेंट से मिस्टेक हो रहा है. ओके, तो बात कर लेते हैं. चले, अभी आंसर करना बंद करना है सब लोग को. लेट्स सी सॉल्विंग. देखें मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ. दो चीजें यार, सबसे पहले आपको देखना है नंबर वन क्या, मैग्नीट्यूड. हमें रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए. सो वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, सो वी हैव फॉर्मूला फॉर दैट वैल्यू. क्या, a square plus b square plus 2ab cos theta. Done. Two things we need a and b. Okay, so we can call it this one as a, we can call it this one as b. What is the angle between these two? The angle is 90 degree. और मैंने बताया था कि यार 90 डिग्री है, सो cos 90 डिग्री क्या होता है, 0. मतलब ये है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम पे ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना होता, आप सीधे लिखोगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, सो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो आंसर आ जाएगी 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. 100. ओके, या तो अगर इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें एग्जाम में, तो एग्जाम में पता है क्या करना होता है. एग्जाम में आप इसका स्क्वायर ब्रेक करें लेट से, तो ये हो गया 6400 और ये हो गया 3600. रूट अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा रूट ऑफ
ऐड होंगे 60 और ये, तो ये बन जाएगा 100 एंड 00। ये फिगर आएगा जिससे कॉमन लेके आप 100 हमारा बाहर आ जाएगा। सो और 100 न्यूटन विल बी आंसर। बट थोड़ा ध्यान देना है कि एग्जाम में क्या करना होता है। एग्जाम में इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा आपको फास्ट करनी होंगी चीजें। क्या, कभी भी जीरोज अगर दोनों में लिखे तो क्या यूज किया करो, कॉमन। कॉमन लिया करें, मतलब r इज इक्वल टू जैसे दिखा अंदर 80 और 60, बिकॉज दोनों का स्क्वायर था तो हमने इससे कॉमन ले लिया एक जीरो। जीरो मतलब जानते हैं क्या, 10। 10 कॉमन ले लिया, तो हमने ये जीरोज मतलब क्या ले लिया, 10 कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर कॉमन आएगा, और वो स्क्वायर है इसलिए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और प्रॉपर देख सकते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं तो देखो इनमें और भी कई चीजें कॉमन मिल जाएंगी। लाइक 8 को क्या लिख सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 भी कॉमन आएगा। और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो देखो 2 कॉमन मिल रहा है दोनों से, तो 2 भी कॉमन ले सकते थे। इन दैट सिनेरियो क्या बाहर आ जाता, 20 बाहर आ जाता। तो ये कॉमन लेने की टेक्निक रखना, इससे आपको इतना लेंथी लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। बट लेट्स सी, हमने सॉल्व कर लिया है क्या, आर। अब हमें नंबर 2 सॉल्व करना है क्या, डायरेक्शन। वैल्यू हमें मिल गई, हमें क्या सॉल्व करना है, डायरेक्शन। सब लोग सुनेंगे। डायरेक्शन के दो तरीके हैं, मैं दोनों बताना चाहूंगा और आप लोग को चाहूंगा कि आप दोनों फोकस करें, एग्जाम के लिए दोनों ही याद रखें। एक है फॉर्मूला बेस्ड, सो एक है फॉर्मूला बेस्ड और एक है लॉजिक बेस्ड। मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस दोनों में होनी चाहिए, स्पेशली लॉजिक बेस्ड में, क्योंकि यार एग्जाम में जब हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं, एमसीक्यूज टाइप वाले करने होते हैं, तो हमें लॉजिक बेटर रहता है। बट चले पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, हमने ये वैल्यू रखी थी, इसे हमने नेम दिया, ये वैल्यू थी 80 और ये वैल्यू थी 60। डन। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच का थीटा कितना है। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। डन। अच्छा, ए और बी किसे नेम दे देंगे, तो एंगल हमेशा हम कहाँ से बताते हैं, ए से। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम 60 न्यूटन। सब लोग समझेंगे, फ्रॉम 60 न्यूटन पूछा हुआ है, तो एंगल हमें ए से पता होता है। तो एज वी नो फॉर्मूला का जो एंगल है is for angle from A. तो formula is dedicated for this from A। तो इसका मतलब क्वेश्चन में अगर 60 को बोला है कि 60 से बताओ, तो आप 60 को ही A मानो और 80 को B मानो, तो आपको जो आंसर आएगा इसके रिजल्टेंट का, वो कहाँ से एंगल आएगा, 60 से आ जाएगा डायरेक्टली एंगल अल्फा। तो फॉर्मूला यूज करना देखो सबको आना चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा। मैं बार बार बता रहा हूँ, साइन कॉस बी पे लगता है, ऊपर रहता है साइन, साइन मतलब परपेंडिकुलर, सो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। चले इसे सॉल्व करना सबको आना चाहिए, ठीक है। सो बी साइन थीटा लिखे, बी इंटू साइन 90 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 80, सो 80 इंटू साइन 90 डिग्री। आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो साइन 90 की कोई टेंशन नहीं है। फिर है ए मतलब कितना, 60 प्लस बी कितना है 80 इंटू कॉस 0, सॉरी कॉस 90 डिग्री, जीरो और हमें पता है कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0। जीरो इसका मतलब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आने वाला है वो आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 80/60, या सॉल्व करें 4/3। अब कुछ लोगों ने आंसर दे दिया अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, Inverse 4/3 या ये हो जाएगा, कहाँ से एंगल लिया हमने, 60 डिग्री का from साउथ की 60. तरफ है, या तो ये हो जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर, ये हो जाएगा अल्फा। हमने किस तरफ लिया है, साउथ से लिया है, किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ये। बट ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एज फॉर नाउ हमें पता है कि tan में 4/3 किसकी वैल्यू होती है। अगर कुछ लोग को याद नहीं है तो मैं ये फिगर बना देता हूँ कि tan में जो 4/3 वैल्यू होती है, ये 4 और ये 3, 53 डिग्री की। वेरी गुड। सो ये होती है 53 डिग्री की tan में,
तो इसका मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, tan 53 डिग्री। तो रियल जो Yes. एग्जैक्ट आंसर होगा फाइनल वो होगा अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री SE, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज ES, क्योंकि हम साउथ से मेजर करने वाले हैं ये 53 डिग्री। और अब याद रखना यार, और उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, नहीं एंगल कहाँ से पूछा हुआ है, 60 डिग्री से पूछा हुआ है 60. ना। हाँ, तो ये लिखने की 60. जरूरत ही नहीं है। ओके ओके चलेगा। जब डायरेक्ट एंगल पूछा है, एंगल फ्रॉम 60 डिग्री, तो जस्ट आप लिख सकते हैं 53 डिग्री फ्रॉम साउथ। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, 53 डिग्री फ्रॉम साउथ वी कैन जस्ट राइट। बट टू दिस वैल्यू मैंने बताया देयर विल बी ऑलवेज टू पर्टिकुलर आंसर्स फॉर दैट। सो व्हाट विल बी द सेकंड आंसर, second we can measure from this 80 side, 37 degree yeah, southeast. 37 37 southeast. डिग्री, And 30. 37 डिग्री साउथ ईस्ट। अब कुछ लोग को लगेगा कि ये एंगल हमने 80 वाले से मेजर कर दिया है, नहीं, ये लिखा है बट है ये एंगल इससे ही, ए वाले से कितना है, ठीक है। तो ये एंगल वेक्टर लिखने का तरीका है, ये क्या है, वेक्टर है। तो ये मैं अल्फा नहीं लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा ये पैटर्न है फॉर वेक्टर। क्लियर, दो आंसर होंगे, बट एग्जाम में क्या पूछा है, फ्रॉम 60 डिग्री। देखें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम 60 डिग्री। ये हमारे दो आंसर्स हैं, बट फॉर द एग्जाम एज पर द क्वेश्चन अगर हम बात करें, सो एज पर द क्वेश्चन the answer will be only, as per the question I am saying, the answer will be only 53 degree. Clear? So as per the question, it is asked from the 16 Newton, the answer will be 53 degree, or if you wish you can add southeast, but you cannot answer 37 because question में नहीं पूछा है कि आप 80 डिग्री से बताओ। So as per the question only one answer is there. Yeah. Does anyone has doubt? You can ask. Sujal, you have doubt? No, sir. Okay. Ashwin, you have any doubt? No, sir. Sir, if they ask from 18 Newton, then we Then should the count. second, yeah. Then you must answer the second part, 37 degree southeast. Sir, will you please explain this again? Okay, let's see. So what I was telling here, this alpha is the value from either A or B. Okay, so we have find the alpha that from A it is 53 degree, but we can also see from the B. From B it is 37 degree. So from A it is 53 degree, from B it is 37 degree. But as per the question, if I see what the question is asked about, it is from the 60 Newton force. So that's why I wrote here, as per the question we can see the answer will be this only. But अगर question में mention नहीं है, then there will be two answer. Any of these are correct. Okay? सर ये 53 को कैसे पहचाना है? 53 को बेटा हमने बेसिक मैथ से एक सीखा हुआ था, जिसमें हमने टेबल याद की थी। टेबल क्या थी, टेबल में बहुत सारी वैल्यूज थी जो आपको ऑलरेडी याद रहती हैं, 0, 30 डिग्री, 45 degree, 60 degree and 90 degree. These values you must have studied in class 12. Okay, but there are two specific values. Those are 37 and 53 degrees. Okay, what are those specific value? They are based on triangle with a Pythagorean pattern 3, 4, 5. So I write 3, 4 and 5, or we can switch these 3 and 4. We can just write this one as 4, this one as 3, but the hypotenuse will remain as 5. So what we have here, this angle, because the perpendicular is less, this angle is 37 degree, and in this part perpendicular is high, so by logic we can say this will be 53 degree. So we can write all the values here, like tan 53 degree, what we can say, it will be 4/3. If I write tan 37 degree, we can say it will be 3/4. So that's how we can write. अभी किसी का डाउट है इसमें कि रिगार्डिंग दीज टू वैल्यूज की स्पेसिफिक वैल्यूज
37 और 53 डिग्री। एंड दिस रिमेनिंग टेबल, दिस 0 टू दिस पार्ट, ये आपको याद होना चाहिए। यूजुअली क्लास 10th में रहती हैं ये सारी वैल्यूज 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अदरवाइज आप बेसिक मैथ्स का लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसमें जो हम लिंक डालते हैं वहां पर बेसिक मैथ्स करके आपका एक प्लेलिस्ट होगा, वो मैं शेयर कर दूंगा आज, आप उसमें भी देख सकते हैं। चले अब हम लॉजिक पे आते हैं, जो मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों को कि लॉजिक क्या है। सेम क्वेश्चन को लॉजिकली कैसे कर सकते हैं, और लॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लॉजिकली हम कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। और अगर आप लोग को लॉजिक आइडिया आ गया ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी होने लगेगा। थोड़ा सा एक मे बी आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट बेटर रहेगा। क्या देखें, जब भी कभी आई कैप और जे कैप के बारे में क्वेश्चन गिवन है, लाइक ये 80 अगर हम बोले डायरेक्टली ईस्ट में दिया है मतलब आई कैप, और ये है 60 जे कैप, क्लियर। और आपको पता है रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा। सर ये माइनस जे कैप होगा माइनस ना? जे। हाँ सॉरी, माइनस जे कैप, या तो आपको पता है रिजल्टेंट कहीं बीच में जाने वाला है। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक देखें, व्हाट इज द लॉजिक, पर्टिकुलर लॉजिक। ये रिजल्टेंट करना क्या है, इतना पूरा फार्मूला यूज करने से बेटर है, इतना पूरा ये बड़ा सा फार्मूला यूज करने से बेटर है हम ट्रायंगल यूज करें। याद है आपको मैंने बताया था कि दो रिजल्टेंट अगर टेल टू टेल ज्वाइन है और रिजल्टेंट बीच में होगा, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हम पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस वाले वेक्टर को इधर ड्रॉ कर सकते हैं, और जब आप इधर ड्रॉ करोगे दिस रिजल्टेंट विल बी अ क्लोज ज्योमेट्री, क्लियर। बट आई कैप जे कैप के साथ अच्छी बात यह है कि दीज आर नॉट सिंपल वेक्टर्स, दीज आर 90 डिग्री वेक्टर्स। तो जब भी कभी रिजल्ट लिखोगे इट विल ऑलवेज फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इजी होगा ना, tan थीटा बहुत जल्दी से लिख सकते हैं ना राइट एंगल में, कैसे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, डन। तो अब लॉजिक स्टेप देखना, सब लोग ध्यान देंगे। लॉजिक स्टेप हमें करना ये है कि एंगल कहाँ से पूछा, आप वहां पर ट्रायंगल बना ले, डन। सपोज मुझे एंगल पूछा हुआ है नंबर 1, यहाँ पर हम फिगर में देख लेते हैं। सपोज एंगल पूछा हुआ है फ्रॉम 60 डिग्री, ओके सॉरी फ्रॉम 60 न्यूटन, एंगल फ्रॉम 60 न्यूटन। तो मैं इस फिगर को देखना मॉडिफाई कर लेता हूं, और ये जो हमारे वेक्टर थे 80 और एक था 60, हमें एंगल 60 डिग्री से चाहिए रिजल्टेंट का, तो हम अपोजिट वाले को शिफ्ट कर देते हैं। मतलब किसको, 60 को अब शिफ्ट कर देंगे, ये 80 शिफ्ट होगा। याद है पिक एंड ड्रॉप में इसको पिक करके हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस 80 को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ना। अब ये बन गया देखो राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें एंगल चाहिए कहाँ से, यहाँ से। तो देखो क्या आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा, परपेंडिकुलर में है 80 डिवाइडेड बाई 60, आ गया 4/3। देख रहे हो, कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, तुरंत आंसर आ गया। अगर फ्रॉम ये पूछा हुआ है, हम क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा देख लें। लेट से अगर आपसे पूछा होता फ्रॉम 80 न्यूटन, अगर आपसे 80 न्यूटन से पूछा होता तो यही फिगर मैं चेंज कर देता। देखिए इस फिगर को हम कैसे बना लेते हैं। अगर 80 न्यूटन से पूछा होता, हमसे वैल्यू तो देखना क्या करते, हम शिफ्ट फिर 60 को कर देते हैं। हमें पता है ये 60 और हमें ये पता है रिजल्टेंट। थोड़ा देखते हैं इसे, हमें पता है कि ये हमारा रिजल्टेंट है, ओके आर। अब हमें एंगल चाहिए था यहाँ से, तो आप शिफ्ट 80 को करने की जगह किसे कर दो, 60 को। कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो बेटा कहीं पे ऐसे जगह लेके जाओ जहाँ पे हमारा यूज हो। यूज है हमारा इस ट्रायंगल को बनाने में, ये 60। तो अब देखो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, 60। तो अब tan मान लेते हैं अल्फा ये है, सो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में अब 60 है और दूसरे में है 80, तो क्या आ गया 3/4। तो 3/4 हमें पता है कि फिर वो 37 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर डील कर सकते हैं चीजों को। इस तरीके से हम सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या आप लोग इस तरीके से
चलेगा। तो ये हमें दोनों पर्सपेक्टिव क्लियर है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना भी आता है और हमें लॉजिक बेस्ड आंसर भी करना आता है। दोनों चीज़ों के हम क्वेश्चंस देखेंगे और अभी बेटर रहेगा कि आप दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लेंगे। डन। एक और एग्जांपल लिखते हैं और आप लोग ट्राई करें उसे। हेलो। ओके एवरीवन, ओके सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ। इस पे मैंने फिगर नहीं बनाया बिकॉज आपको डायरेक्शन दी है, इसलिए फिगर आपको खुद ड्रॉ करना है। तो समटाइम्स you will have some sort of questions in which you need to draw the figure itself. Okay, so for this question क्विक आंसर आपको करना है। जल्दी से कौन कर सकता है आंसर? जल्दी से सॉल्व करें और आंसर करें फाइनल। we need two things. What we need the net force, that means resultant, and the direction of object कि वो resultant किस तरफ मूव होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर की बात करें ओके। सो मुझे लगता है फिगर आप भी सब लोगों ने बना लिया होगा। सब लोग सॉल्व करते रहे, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। एटलीस्ट सब लोग को खुद से ये फिगर बनाना था। क्वेश्चन ये था 50 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये बहुत ही क्लियर है, 50 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वेक्टर इज 50 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। द सेकंड वन इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और मैंने बताया टारगेट टू द वेस्ट। सेकंड पार्ट, सो दिस विल बी 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट एंड टुवर्ड्स नॉर्थ। सो ये आपको 60 डिग्री के 60 डिग्री मतलब और ज़्यादा होगा, लेट्स सी समथिंग लाइक दिस। तो ये 60 डिग्री आपको गिवन है इस तरीके से। सो अभी आपको क्लियर रखना है, अगर ये 60 डिग्री है और ये वैल्यू कितनी है 100, तो एक चीज़ आपको और याद रखनी पड़ेगी कि ये एंगल कितना हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री। और आपको पता है रिजल्टेंट में थीटा होता है जब वो टेल टू टेल ज्वाइन है। तो थीटा 60 डिग्री मत लिखना, टेल टू टेल ज्वाइन में क्या आंसर है 120 डिग्री। और कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, बट इट्स बेटर कि आप लोग एक बार बेसिक मैथ्स में एंगल लिखना सीख लेंगे। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। क्लियर? यस। ओके। जिन लोगों को ये एंगल में भी डाउट है मैं फिर से बताता हूँ, व्हेनेवर द एंगल इज ग्रेटर देन 90, आप हमेशा अपोजिट साइड से चेक करें। तो एज वी नो 120 मीन्स
अपोजिट मतलब यहाँ 180 साइड से कितना होगा 60 डिग्री, दैट मीन्स cos 120 will be same as cos 60 degree. But there is the one constraint कि when the angle is in second quadrant the value of cos is negative. तो ये याद रखना पड़ेगा कि बिकॉज cos 90 से ज़्यादा दैट मीन्स नेगेटिव होगा और 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. तो इस तरीके से कॉमन सेंस से थोड़ा आप लोग याद रखेंगे. Yes, sir. Okay. Okay, now I need the answer. What is the net force magnitude and what is its direction? Okay, good. Aditya, correct answer. By the way, in physics, you can answer in the root also. There's no need to multiply, at least not right now. प्रैक्टिस शीट में हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें मल्टीप्लाई भी किया हुआ है. So to find the resultant or net value, net force, I'll write to net force. What we need is resultant of these two. That means a square plus b square plus 2ab cos 120 degree theta. So r will be, देखें a मतलब क्या है, a मतलब है 50 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 100 इंटू देखो -1/2. सो ये 2 कैंसिल आउट हो जाने वाला है एंड यू विल हैव रिमेन माइनस. सो इट विल बी 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 50 इंटू 100 मतलब 500 या 500. तो अभी थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर फिर लिख लेंगे. 5 इंटू 5 इट विल बी 2500 प्लस 5,000. 100 will be 100 0 minus 500. So it will be 5,000. Sir, 5,000. yeah. Different set of bracket. Okay. तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू चेक कर सकते हैं. 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 100, यहाँ पे 100 है. ओके, तो ये वैल्यू सॉल्व करें. 2000 में माइनस 5000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10,000 रिमेन आ जाएगा रूट 5000. अब 5000 में देखो कितने कॉमन मिलेंगे, 2 जीरोस कॉमन मिल सकते हैं. दैट मीन्स आप लिख सकते हो 10 रूट 50. बट आप 50 के भी फैक्टर कर सकते हो क्या, 25 इंटू 5. सो 50 को भी लिख सकते हो 25 इंटू 2. सो इट विल बी 10 रूट 25 को लिख सकते हैं इस तरीके से. 25 से भी बाहर आएगा तो आ जाएगा क्या, 50 रूट 2. सो द करेक्ट आंसर इज 50 रूट 2. रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल आंसर भी मिल सकता है. तो मैं दोनों लिख देता हूँ. R इज इक्वल टू हो जाएगा या नेट फोर्स F Sir, Sir, root 7,500. 7,500. ओके एक मिनट. ओके सॉरी, हाँ 7,500. ओके माय मिस्टेक. ये रूट 7,500 बचेगा. इसका मतलब सॉल्विंग चेंज होगी. यहाँ पे 75 रिमेन आएगा, 75 रिमेन आएगा. दैट मीन्स 25 इंटू 3 50 root 3. 50 रूट 3 आंसर हो जाएगा. ओके, Yes. तो 50 रूट 3 न्यूटन. और आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हो. 50 इंटू रूट 3 की वैल्यू है 1.73. तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं. तो रिजल्टेंट आंसर में मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा. नाउ द मेन पोर्शन इज अबाउट द एंगल. क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि आपको 50 न्यूटन से बताना है या 100 न्यूटन से. सिर्फ क्या बोला है, डायरेक्शन बतानी है. तो यू कैन आंसर एनी वैल्यू. ऑप्शन में आपको सर्च करना पड़ेगा अच्छे से. ओके, तो आंसर करें, ट्राई करें और फिर देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं. सर ए और बी क्या लेना है? यार ये आपको सोचना है. मल्टीपल आंसर्स आपको करने हैं. देखो एटलीस्ट 2 आंसर सब लोग को निकालने हैं. ए से भी निकालो, बी से भी निकालो, और हो सके तो डायरेक्टली लिख दो. सुनो एक मिनट. ऐसे क्वेश्चन में ए या बी डिफाइन नहीं किया है तो आपको आंसर इस तरीके से करना है, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट. समझ आया? ए और बी से कुछ मतलब नहीं है. आप ऐसा डायरेक्शन वाइज बताएं कि कहां पर होगा रिजल्टेंट. और होपफुली जो ए वेक्टर है वो ईस्ट की तरफ है, तो आप ए को रेफरेंस ले सकते हो.
देखिए रिजल्टेंट निकालने में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हम सेकंड पार्ट पे फोकस करेंगे अब एंगल निकालने में। तो यहाँ पर मैं फिगर बता देता हूँ। डायरेक्शन हमें फोकस करना है, डायरेक्शन, क्लियर। और डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो पहले हम फिगर बना लेंगे। हमने फिगर बना लिया ये, और हमने अपने वेक्टर बना दिए। इसे बोल दिया हमने ए। सो 50 को हमने क्या बोल दिया, ए। और ये जो 100 है, 100 उसको हमने बोल दिया बी। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। हमें एंगल कहाँ से मेजर करना है, लेट्स से हम ए से बताने वाले हैं, क्लियर। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। लेट्स से ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, और एंगल हम किससे बताएंगे, ए से बताएंगे, अल्फा। क्यों ए से बता रहे, क्योंकि इजी है, ए ईस्ट डायरेक्शन है, तो हम अच्छे से आंसर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला देखे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। गुड, ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका मतलब अभी सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू साइन। अब यहाँ पे लिख लो यार साइड पे कि यार साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने बताया कि इसकी वैल्यू अपोजिट साइड से देख सकते हैं, जीरो के तरफ से जैसे देखते हैं वैसे 180 तरफ से देख सकते हैं। तो 120 मतलब 180 तरफ से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस है। जबकि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये वैल्यूज लिखनी जिसे नहीं आती वो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 अटेंड कर लेगा। मैं आज ग्रुप पे प्लेलिस्ट डाल देने वाला हूँ। लेट्स सी, साइन 120 की वैल्यू हमने अभी देखी √3/2। ओके, ये वैल्यू है, ए हो गया हमारा 50 प्लस बी हो गया 100 इंटू कॉस की वैल्यू है -1/2। क्लियर। अब देखो Yes, बहुत sir. बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, क्या कि नीचे की वैल्यू हो गई Infinity. जीरो। जीरो। सो आ गया Alpha is 50 equals to by 90. 0। अगर समथिंग डिवाइड बाय जीरो है तो वो हम लिखते हैं इनफाइनाइट। और अगर हमें पता है कि tan अल्फा आ गया है इनफाइनाइट, इट मींस दैट वी कैन राइट दिस इनफाइनाइट एज 90 डिग्री। सो tan 90 डिग्री, सो अल्फा विल बी 90 डिग्री, बट कहाँ से, फ्रॉम ए। और a means a vector is east. For this particular question a vector is east. 30 डिग्री। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर तो बहुत सिंपल हो जाएगा। फाइनल आंसर f net will be 50√3 किस तरफ, टूवर्ड्स नॉर्थ। आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो जाएगी वैल्यू, टूवर्ड्स नॉर्थ। डन। तो ये चीज थी जो हमने फॉर्मूला से डायरेक्टली वैल्यू निकाली कि रिजल्टेंट कितना एंगल होगा। तो रिजल्टेंट आ गया 90 डिग्री, मतलब डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो ये था हमारा पार्ट इसका। अच्छा, अब बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर लॉजिक कहाँ गया। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या कि सर वो लॉजिक कहाँ गया, वो जो आपने बताया था। तो देखें कि क्या हम लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखें, ये हमारा ए था, नहीं। ये हमारा बी था, और हमें पता है रिजल्टेंट कहीं बीच में जाने वाला है, ये रिजल्टेंट है। अब बनाओ बेटा ट्रायंगल। तो अब जो ट्रायंगल बनाओगे वो राइट एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा राइट एंगल No. ट्रायंगल। ट्रायंगल आएगा यहाँ पर ऐसे। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो लॉजिक काम नहीं आने वाला है, वो तो पाइथागोरस में ही No. काम आएगा नहीं ना। करेगा। क्लियर। इसलिए मैंने बोला था कि दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, क्या, फॉर्मूला भी यूज करना आना चाहिए और स्पेशल केसेस में लॉजिक भी यूज करना आना चाहिए। तो किसी को, जैसे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था लॉजिक वाला, और एक फिर हमने डिस्कस किया फॉर्मूले वाला, किसी को इन दोनों में कुछ डाउट है तो बता दो जल्दी से, अदरवाइज जल्दी से एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। किसी को भी प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो बताओ। किसी को डाउट प्रीवियस क्वेश्चन में? No, sir. ओके, गुड। हाँ। अच्छा, वेक्टर्स की शीट कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। मैंने बताया कि वेक्टर की शीट स्टार्ट तब आप कर पाओगे जब मिनिमम 3 लेक्चर्स हो जाएं। मिनिमम 3 लेक्चर्स मतलब नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं शीट पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे। सो चले एक एग्जांपल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। फाइंड द नेट
force and its direction। और इस बार मैंने फिगर दे दिया हुआ है, आप इस फिगर में बनाएं नेट फोर्स और डायरेक्शन क्या हो जाएगी। सर आर दिया है क्या? आर नहीं दिया हुआ है, अभी दोनों वेक्टर ही दिए हुए हैं, आपको नेट फोर्स उनका बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है वेक्टर की। तो ये दो वेक्टर गिवन है आपको, 20 न्यूटन एक फोर्स है और लेट्स से कि यहाँ पर 50 न्यूटन फोर्स है। ओके चले सॉल्व करें। हमें ये दो फोर्सेस का नेट फोर्स बताना है यहाँ पर। सर या 75 इससे है क्या, नीचे से? बॉटम से है, बॉटम से। देखे ना फिगर में मैंने यहाँ से पूरा ड्रॉ किया ना इसे, बॉटम से। सर फिर 50 न्यूटन और 20 न्यूटन सेम होते? 45। मतलब सेम कैसे होंगे, क्या डाउट है आपका? ये दो अलग अलग फोर्सेस बीच हैं में। जिनके एंगल अलग अलग हैं। आपको रिजल्टेंट के लिए बीच का एंगल चाहिए होता है, वो थोड़ा सा ध्यान दें। ओके सो आई गेस सिंपल क्वेश्चन था। मेन फोकस जो मेन लॉजिक था हमें चाहिए था वो ये था, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दैट वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थीटा अगर हम बात करें, सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थीटा वाज 45 डिग्री। अगर आपने ये सही से ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन आपका फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपली देख सकते थे एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज क्वाइट सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। हाउ मच इट इज? this one. So the resultant will be root of 20 square plus 50 square plus 2 into 20 into 50 into cos 45 degree. So I'll write cos 45 degree is 1 by root 2. So I'll write just 1 by root 2. अभी देखें ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा, वैल्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं बिकॉज ये सारे स्क्वायर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। 20 स्क्वायर 400 प्लस 25 का स्क्वायर 2900 प्लस या, तो ये आपका जो है इंटू रूट 2, ये वैल्यू थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स होगी, इसलिए हम इसे ऐसे ही रख सकते हैं। सिर्फ हम कॉमन ले सकते हैं क्या, डबल जीरोज जो है। तो ये जो डबल जीरोज है ये हम कॉमन ले सकते हैं। हमें पता है कि रूट के बाहर से डबल जीरो मीन्स 100 और रूट आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा 10। तो हम टारगेट कर रहे थे कि अगर डबल जीरो से कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास 10 सॉल्व करके। तो कॉमन आ जाएगा 10 और ऐड होगा 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 प्लस 10 रूट 2। अभी इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया कि फिजिक्स में आपको डायरेक्टली ऐसा आंसर ही देखने को मिल सकता है, इतने न्यूटन आपको देखने को मिल सकता है। अब इस क्वेश्चन में और अच्छी बात जो थी वो प्रॉब्लम वाली बात थी, क्या tan अल्फा निकालना, ये एक अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आपको अगर डायरेक्शन पूछी हुई है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस गिवन फिगर, तो मैंने इसमें सिर्फ आपसे नेट फोर्स पूछा है, मैंने डायरेक्शन क्यों नहीं पूछा आप जानते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। दो केसेस बनेंगे, कैसे? सपोज ये है और ये बी है, एक आंसर हो सकता है फ्रॉम ए, ये हो गया फ्रॉम ए, बट एक आंसर ऐसे भी तो हो सकता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ करके।
आप समझ रहे हो ना? तो आपको ऑप्शन देख के काम करना पड़ेगा कि कैसे निकालना है, आपको ए बी से निकालना है या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से निकालना है। समझ आया? ऑप्शन में आपको दो टाइप के आंसर मिलेंगे, एक आंसर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी से, डन, और एक आंसर होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से। तो ऑप्शन में देख के कौन सी ट्रिक करनी है ये आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? तो आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं चेक करूंगा दोनों आंसर्स। आई नीड टू आंसर्स, वन या वन फ्रॉम ए, आई नीड टू आंसर्स, वन फ्रॉम ए एंड सेकंड one from east. I need two type of answer. Let's see who will answer in the next lecture. I need two answers, one from A, one from this one. Okay? तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye everyone. Bye bye. Bye, sir.